हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अंकित कुमार और आज हम लोग सीटेट मैथ पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और आज का क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग हर एक ऑप्शन के बारे में डीपली डिस्कशन करेंगे और एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो आप बने रहिए, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। मेरा पहला क्वेश्चन है, एक गणितीय प्रमेय है, एक मैथमेटिकल थ्योरम इज। तो प्रमेय क्या होता है, प्रमेय के बारे में मैं बताता हूँ। एक प्रमेय ये होता है कि जिसे हमें प्रूफ करना होता है। जैसे ये पाइथागोरस थ्योरम है और पाइथागोरस थ्योरम होता है समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो ये जो ए स्क्वायर है बी स्क्वायर वो बराबर होता है सी स्क्वायर के। ये तीनों त्रिभुज में एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है, ठीक है, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम को हमको प्रूफ करना होगा। वो प्रूफ जो हम करेंगे वो एक सत्य के आधार पे करेंगे। हम एक ऐसा तर्क देंगे, हम एक ऐसा अभिगृह देंगे जो कि सत्य माना जाए। तो यहाँ पे हम एक अभिगृह देते हैं कि ये जो सी स्क्वायर है, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो स्क्वायर का जो एरिया है, जो इसका स्क्वायर है सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों के बराबर है। तो ये जो सी स्क्वायर का जो एरिया है वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के एरिया के बराबर है। तो हम एक ऐसा तर्क देते हैं, आपको इसको प्रूफ करना होगा, इसे हम पाइथागोरस कहते हैं, ठीक है। और वो जो हमारा तर्क है वो सत्य पे आधारित है, ठीक है। तो इसे हम प्रमेय कहते हैं। अभी देखते हैं, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, एक कथन जिसे अभिगृहितों की तर्क युक्तियों द्वारा सिद्ध किया जाता है। अ स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूवन बाय लॉजिक आर्ग्यूमेंट बेस्ड अपॉन एक्सियम। हाँ, ये एक्सियम मतलब क्या होता है, अभिगृहित मतलब वो होता है जो चीज़ हम सत्य मानते हैं। यहाँ पे मैंने नीचे डेफिनेशन दिया है, एक कथन या एक प्रस्ताव जिसे स्थापित या स्वीकार किया गया है कि वह स्वयं को स्पष्ट रूप से सत्य माना जाता है, ठीक है। तो जो अपने आप में सत्य है उसे हम अभिगृहित एक्सियम बोलते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि पृथ्वी जो है सूरज की चक्कर लगाती है। अब मुझे इसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एक एक्सियम है, इसे सत्य माना गया है, इसे ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि पृथ्वी गोल है, तो ये क्या है, ये एक एक्सियम है, इसे मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सियम मतलब होता है वो चीज़ जो अपने आप में सत्य हो, और जो अपने आप में सत्य हो उसके द्वारा हम किसी कथन को अगर प्रूफ करते हैं तो वो हो जाता है प्रमेय। तो मेरा जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, वस्तु जो एक समान वस्तु के बराबर है वो एक दूसरे के बराबर होंगे। ये एक एक्सियम है, ये एक बहुत ही सिंपल है कि बहुत ही कॉमन सेंस वाला है, इसमें कोई भी दिमाग लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, अगर हमारे पास, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, अगर हमारे पास जो x है वो y के बराबर है और जो y है वो z के बराबर है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर x y के बराबर y z के बराबर है तो x जो होगा वो z के बराबर होगा। इसमें कोई भी ये अपने आप में सत्य है, इसे हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए एक्सियम है, ठीक है। तो इसे किसने कहा था? यूक्लिड ने कहा था। आप इसे देख लीजिए फ़ोटो, क्योंकि आप जब फोटो देखते हैं तो आपको, या जब आप पिक्चर के थ्रू याद करते हैं तो आपके माइंड में बैठ जाता है, इसलिए मैंने पिक लगा दी है कि आप यूक्लिड की फ़ोटो देख के उसके एक्सियम जान जाएंगे। और ये 9 क्लास के NCERT के चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं आपके लिए NCERT की बुक के भी कुछ क्वेश्चन करा दूंगा कि किसने क्या कथन दिया है, किसने कौन सा थ्योरम दिया है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा अगला क्वेश्चन है, गणित में अंतःविषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है? अब हमें आता है कि इंटरडिसिप्लिनरी मैथमेटिक्स टू इनकरेज इंटरडिसिप्लिनरी मैथमेटिक्स। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है, अंतः विषयकता का मतलब क्या होता है, पहले हमें क्वेश्चन समझना होगा। तो अंतः विषयकता का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ के बारे में डीपली डिस्कशन करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके अवधारणा के बारे में डिस्कस करते हैं, और हम उसके बारे में जानते हैं कि कैसे हम उस प्रॉब्लम को 2-3 तरीके से सॉल्व कर पाएंगे,
ठीक है। तो ये हमारी एक स्ट्रेटजी होती है, ये हमारा एक तरीका होता है अंतःविषयकता, उसके बारे में डीपली डिस्कशन करेंगे। वो होता है इंटरडिसिप्लिनरी इन मैथमेटिक्स। ठीक है, अगर हम मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम को 3-4 तरीके से सॉल्व करते हैं, उसके हर एक पहलू को जानते हैं, उसके हर एक अवधारणा, हर एक कॉन्सेप्ट को जानते हैं, तो वो कहलाएगा अंतःविषयकता। ठीक है, तो अंतःविषयकता का मतलब ये होता है, अब हम अंतःविषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए, हमको उसको प्रोत्साहन करना है, तो हम क्या क्या योजना बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ही आंसर आ जाता है। तो हमें परियोजना, देखिए परियोजना जो प्रोजेक्ट होता है, तो हम जब प्रोजेक्ट करते हैं तो हम उसके हर एक पहलू को जानते हैं, उसके बारे में हम डीपली डिस्कशन करते हैं, कॉन्सेप्ट अवधारणा के बारे में जानते हैं। तो प्रोजेक्ट मेरा सही है, क्योंकि प्रोजेक्ट के बारे में हम बहुत डीपली डिस्कस करते हैं। क्षेत्र भ्रमण जो फील्ड ट्रिप है, फील्ड ट्रिप भी बहुत ही कॉन्सेप्ट होता है। आप फील्ड ट्रिप में बहुत सारा ज्योमेट्री स्ट्रक्चर देखते हैं, जो कि आपके लिए, माइंड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और आप बहुत ही ऐसे कॉन्सेप्ट बना पाते हैं। ठीक है, तो क्षेत्र भ्रमण भी, हाँ, ये भी अंतःविषयकता के लिए बहुत ज़रूरी है, इंटरडिसिप्लिनरी के लिए। और ये है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ओलंपियाड होता है, बहुत स्टूडेंट में जो कंपटीशन होती है वो, तो ये नहीं है। हमारा जो आंसर होगा वो ए और बी होगा। अब मैं बताता हूँ कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है किसी व्यक्तिगत छात्र, किसी पार्टिकुलर छात्र का मतलब उसका व्यक्तिगत व्यवहार कैसा है, उसका मोरल वैल्यूज़ क्या है, नैतिक सोच क्या है, और वो क्लास में कैसा परफॉर्मेंस करता है, उसका बाहर क्या परफॉर्मेंस है, उसके बोलने के तरीके क्या है, उसके आसपास में उसके पेरेंट्स से, उसके साथी से, उसके दोस्त से कैसे रिलेशन है, तो हम उसके बारे में एक टिप्पणी बनाते हैं। इसे हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं। उसकी एक व्यक्तिगत हम सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। ठीक है, ये कॉमन नहीं होती, वो व्यक्तिगत होती है, तो इसे हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं। तो मेरा जो ए और बी है वो सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो संपूर्ण पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है? विच मेथड कैन बी यूज टू प्रूव द सम ऑफ टू इवन इंटीजर इज ऑलवेज इवन? ठीक है, तो इसे हम डायरेक्ट मेथड से प्रूफ कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड जो प्रत्यक्ष उत्पत्ति होती है, डायरेक्ट प्रूफ। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि डायरेक्ट प्रूफ से आप इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप देखते हैं जो भी मेरा इवन होगा, जो भी मेरा सम होगा, वो 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो वो 2 का मल्टीपल होगा, तो उसे हम 2a लिख सकते हैं, क्योंकि वो जो भी सम संख्या होगा वो 2 का मल्टीपल होगा ही। और यहाँ पे 2b, तो ये एक सम संख्या है, ये एक सम संख्या, अगर हम इसे जोड़ेंगे तो हम इसे लिखेंगे, तो ये भी 2 का मल्टीपल आ रहा है। तो सम संख्या वही होती है जो 2 का मल्टीपल होता है। ठीक है, जैसे 4 + 6 क्या हो गया, 10 हो गया, तो ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है। ठीक है, तो हम इसे एक डायरेक्ट प्रूफ द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग कॉन्ट्राडिक्शन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो। कॉन्ट्राडिक्शन का हिंदी होता है विरोधाभास, जिसे हम विरोध करके प्रूफ करते हैं। तो मैं आपको कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि, और इसमें हम कॉन्ट्राडिक्शन में सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो होगा या तो वो नहीं होगा। अब मैं इवन इंटीजर ये प्रॉब्लम को मैं कॉन्ट्राडिक्शन से क्यों प्रूफ नहीं कर पाऊंगा? अगर यहाँ पे सिर्फ दो पॉसिबिलिटी नहीं है, या तो या नंबर इवन होगा या तो वो ओड होगा। ठीक है, क्या तीसरी पॉसिबिलिटी है? हाँ, तीसरी पॉसिबिलिटी है, वो दशमलव संख्या भी हो सकता है, डेसिमल संख्या भी हो सकता है। ठीक है, तो या तो वो इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो इसलिए मैं इसे कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। कॉन्ट्राडिक्शन से हम वही प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं जिसमें सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो होगा या तो वो नहीं होगा। जैसे मैं कॉन्ट्राडिक्शन का एक एग्जांपल लाया हूँ कि हमें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे मान लेंगे, सपोज करेंगे कि ये परिमेय संख्या है, ये एक रेशनल नंबर है। हम ये मान लिए कि √2 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है,
हम मान लेते हैं कि √2 परिमेय संख्या है और हम आगे इसे जाके प्रूफ कर देंगे कि नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता। कोई भी आप तर्क लगा के इसे ये प्रूफ कर दीजिए कि ये √2 परिमेय संख्या नहीं हो सकता। तो पहले मैंने माना कि √2 परिमेय संख्या है, आगे जाके मैंने ये माना कि नहीं, ये √2 परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय होगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है कि या तो वो तो परिमेय होगा या तो परिमेय नहीं होगा, या तो अपरिमेय होगा या तो परिमेय होगा। वहाँ पे सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है। तो अब परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ही आप कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है कॉन्ट्राडिक्शन से। अब मैं बताता हूँ प्रूफ बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इंडक्शन का मतलब होता है यहाँ पे इक्वल टू होगा। ठीक है, जैसे मेरे पास एक फॉर्मूला है, ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर, इसका होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये सब आप फॉर्मूला आप लोग सभी को जानते हैं। तो पहले मैं n बराबर 3 लेता हूँ। ठीक है, मैं n बराबर 3 लूँगा, तो n बराबर 3 लूँगा तो मैं ये तीनों को जोड़ूंगा तो यहाँ पे 6 आएगा। और यहाँ भी n बराबर 3 लूँगा तो देखूँगा कि यहाँ पे भी 6 आ रहा है। हाँ, 6 आ रहा है। तो ये मेरा पहला, मैं एक ऑप्शन लूँगा। ठीक है, मैं एक n का एक वैल्यू लूँगा, उससे मैं ये सिद्ध करूँगा कि दोनों तरफ बराबर है, मतलब आर एच एस इक्वल टू एल एच एस। ठीक है, क्या राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों इक्वल हैं? हाँ, इक्वल है। अब फिर मैं n बराबर n-1 लूँगा। अब देखूँगा कि दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। अब मैं n बराबर n प्लस 1 लूँगा। ठीक है, अब देखूँगा दोनों का रिजल्ट आ रहा है सेम। तो इस तरीके से अगर हम कोई एक फॉर्मूला को सिद्ध करते हैं तो वो प्रूफ बाय इंडक्शन होता है। ठीक है, आप उसके डिफरेंट वैल्यू लेंगे और उसके देखेंगे कि राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड, अगर वो इक्वल है तो इक्वल है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है? तो आप जो 5 क्लास से ऊपर हैं, इसमें आप जब बच्चे को गणित पढ़ाते हैं तो किन किन कौशल, किस किस स्किल को आप प्रमोट करना चाहेंगे, आप उसके लिए प्रोत्साहित करेंगे बच्चों को? तो आप कभी भी रटने के लिए बच्चों को नहीं बोलते हैं। ठीक है, रटना एक नेगेटिव वर्ड है। तो ये जो सी है, कंठस्थ करना, मेमोराइजेशन, ये एक नेगेटिव है। तो आप देख लीजिए सी किस में है, ये नहीं होगा। सी इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये क्या होगा? मेरा पहला आंसर होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी था। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यार्थियों की विवेचनात्मक विचारों को विकास की संभावना न्यूनतम होगी? जो लिस्ट लाइकली डेवलपमेंट क्रिटिकल थिंकिंग अमोंग स्टूडेंट्स। हमने क्वेश्चन दिया है और वो क्वेश्चन में जो बच्चों की जो संरचनात्मक सोच है, जो क्रिएटिविटी है, वो सबसे लिस्ट होगी। तो सबसे लिस्ट वही टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें बच्चा को कुछ करना ना पड़े, सोचना ना पड़े। आप जस्ट एक फॉर्मूला दिया, अब फॉर्मूला में बच्चा पुट करके ले लाया। बच्चा को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अपना माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा सिर्फ फॉर्मूला देखा, वैल्यू पुट किया, आंसर लाया, लेके आ गया। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्रिएटिव टाइप नहीं होते हैं। बच्चे अपने से सोच नहीं पाते हैं, बच्चा अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। तो इस टाइप की जो क्वेश्चन होती है वो विवेचनात्मक विचारों के लिए बहुत ही न्यूनतम होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ मेरा पहला है कि इसको और इसको गुना करने के 3 विभिन्न तरीके लाएं जो इसके है। तो ठीक है, तो इसमें बच्चा सोचेगा कि मैं 3 तरीके से कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें बच्चा को दिमाग लगाना होगा, एक क्रिएटिविटी दिखानी होगी कि हाँ मैं 3 अलग अलग तरीके से कैसे कर सकता हूँ। तो ये तो सही है, इसमें तो बच्चे की क्रिएटिविटी हाई होगी। इस समीकरण को निरूपित रूप से 2 स्थितियों को सूत्रबद्ध कीजिए। ठीक है, इसमें भी बच्चा को दिमाग लगाना होगा कि 2 विभिन्न तरीकों, 2 स्थिति में आपको दिखाना है। फिर ये एक विद्यार्थी ने इसकी जो निकाली है आयतन, अब वो आयतन गलत निकाली है, वो कहाँ गलती की उसको आपको देखना है। तो गलती फाइंड करने में भी आपको उसकी एक सोच देखनी होगी कि वो बच्चा कैसा सोच रहा है, कहाँ पे नहीं समझ पाया, वो कैसा फॉर्मूला यूज़ कर रहा है। तो आपको भी वहाँ पे दिमाग लगाना होगा। ठीक है, आपकी एक क्रिएटिविटी, आपकी एक रचनात्मक सोच होगी, तभी आप उसकी गलती ढूंढ पाएंगे।
और यहाँ पे देखिए एक लंब वृत्तीय का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतनी है और इतना है। तो यहाँ पे आपको r दिया है और h दिया है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, आयतन निकालना है। तो आप पाई r स्क्वायर h आप फॉर्मूला निकलाएंगे और इसका निकाल देंगे आयतन। तो बस आप फॉर्मूला पुट कीजिए, आंसर आ गया। तो इसमें आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा जो 4 होगा वो आंसर होगा, ठीक है। इसमें बच्चों को कुछ भी सोचने कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा जस्ट फॉर्मूला पुट किया और आंसर ले लाया, तो बस ठीक है। तो इसमें जो विवेचनात्मक विचार की जो विकास की संभावना होगी वो न्यूनतम होगी। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने के लिए व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संरेख है। तो व्यापक उद्देश्य, व्यापक मतलब बहुत बड़ा उद्देश्य, बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव, ऑल ओवर, फॉर ऑल ओवर ऑब्जेक्टिव ऑफ यू कैन से मैथमेटिक्स फॉर ऑल। आपको सभी के लिए मैथमेटिक्स देखना है। मैथमेटिक्स एक पार्टिकुलर जात के लिए नहीं, पार्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं होगा, या आप किसी मैथ को किसी में बांटेंगे नहीं, मैथ सभी के लिए रखेंगे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है। यह मान लिया जाना चाहिए कि गणित हमारा जो पहला ऑप्शन है कि गणित का जो महत्व हो कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ पार्टिकुलर स्टूडेंट के लिए ही मैथ रखेंगे, नहीं, ये मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। मैथ सभी के लिए है। आप पाठ्य पुस्तक में सिर्फ समान कठिनाई, सिर्फ एवरेज डिफिकल्टी रखेंगे, नहीं। मैथ में आप ऐसे क्वेश्चन देंगे जिसमें बच्चा को अपना दिमाग लगाना पड़े, कुछ क्रिएटिविटी दिखानी पड़े, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न समाज समूहों को गणितज्ञों के योगदान की विशेषताओं पर बल देना चाहिए। हाँ, आप सही है। आप गणित के विभिन्न क्षेत्रों, आप ऐसे नहीं कि आप सिर्फ एक ही क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, सिर्फ अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री। आपको अंक गणित, ज्योमेट्री, क्षेत्र, आपको हर एक क्षेत्र के बारे में बात करनी चाहिए। और जो वैज्ञानिक जो विभिन्न समाज से आए हैं और वो सभी ने अपना एक योगदान दिया है मैथ में, उसको आपको बतानी चाहिए। तो मैथ, इससे एक बच्चे की समझ आएगी कि मैथ सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि मैथ सिर्फ ये पढ़ सकता है या ये पढ़ सकता है, लड़कियां नहीं पढ़ सकती, सिर्फ लड़के पढ़ सकते हैं, या ऐसी या वैसी सोच नहीं। मैथ सभी के लिए है और ऐसी सोच बताने के लिए आपको विभिन्न समूहों द्वारा जो योगदान दी गई है वो उसको आपको बल देना चाहिए, उसकी विशेषताओं पर आपको बतानी चाहिए, बल देना चाहिए, ठीक है। तो मेरा 3 होगा आंसर। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गणितीय कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है, ठीक है। आपको क्या आपको गणित कक्षा आप पढ़ा रहे हैं, गणित आप पढ़ा रहे हैं, तो आप उसको कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। आप उसमें कुछ संरचनात्मक सोच लाइए, बच्चा कुछ करे, बच्चा एक्टिव रहे, ठीक है। जो आपकी जो क्लास होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। बच्चा को विभिन्न तरीके से सोचना चाहिए कि हम ये क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होना चाहिए मेरा आंसर। तो हम देखते हैं अपने पहला ऑप्शन, समूह में कार्य और समूह में समस्या सुलझाने को हतोत्साहित। यहाँ पे हतोत्साहित नेगेटिव वर्ड है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है। महत्व दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त विषय है। नहीं, गणित एक मूर्त विषय नहीं है। मूर्त मतलब होता है जिस चीज़ को आप छू सके। जैसे ये पेंसिल है तो इसे मैं छू सकता हूँ, देख सकता हूँ, इसे एहसास कर सकता हूँ। लेकिन मैथ में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जिसे आपको इमेजिन करना होता है, विजुअलाइज करना होता है कि हाँ, मैंने माना कि राम के पास इतने पैसे थे, इतना वो खर्च किया, ऐसे हुआ। तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम मानने होते हैं, विजुअलाइज करने होते हैं, इमेजिन करने होते हैं, तब आप समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये एक मूर्त विषय नहीं है। एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना। हाँ, आप एक प्रॉब्लम को कैसे डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ये एक संरचनात्मक सोच है। इसमें बच्चा एक्टिव रहेगा और बच्चा नए नए तरीके सीखेगा, वो बेसिक कॉन्सेप्ट तक जाएगा, वो क्वेश्चन के अवधारणा तक जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर होगा। अध्यापक द्वारा नई समस्या को हल करने के लिए चरणों की कुशलता बोर्ड पर, ये बोर्ड पर बताया और आप उसको निरूपित कर दिए, ठीक है, आप उसको उतार लिए, तो ये एक सही नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा जो तीसरा है वो सही आंसर होगा।
अब देखते हैं हम आयतन के मापन के लिए शिक्षण संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया वांछनीय है। तो अगर आपको आयतन सिखाना है कि बच्चे आयतन सीखें, तो उसके लिए सबसे बेस्ट और लॉजिकल तरीका क्या होगा, ठीक है, तो ये हमें देखना है। तो क्या मेरा पहला ऑप्शन है, प्रारंभ में एक घन के आयतन का सूत्र, आप सिर्फ फॉर्मूला दे दो और बच्चा आंसर निकाल ले, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि बच्चा नहीं समझ पाएगा, ठीक है। सिर्फ आप फॉर्मूला दिए बच्चा निकाल लिया, नहीं है। प्रारंभ से ही सटीक परिकरण को, देखिए कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट है, पर सिर्फ कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन में ही ध्यान दीजिएगा तो बच्चा का जो अवधारणा है, जो समझ नहीं पाएगा, जो कॉन्सेप्ट है, जो वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है। विद्यार्थियों को प्रारंभ में 2 विमाओं वाले आकृति के, देखिए 2 विमा होती है, उसमें आयतन नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप स्क्वायर है तो स्क्वायर का आयतन होता ही नहीं है, तो आप निकालेंगे कैसे। आयतन मतलब उसमें आप क्या चीज़ रख सकते हैं, कितना चीज़ रख सकते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो 3D पिक्चर में ही आयतन होता है, 2D में आयतन नहीं होता है, तो आप नहीं निकालेंगे। विद्यार्थी को विभिन्न आकृति के आयतन के परिकलन हेतु प्रयास के लिए कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना। हाँ, ये है कि आप उसको विभिन्न डिफरेंट टाइप के फिगर देंगे, बहुत अलग अलग पिक्चर देंगे और बोलेंगे कि इसका इमेजिन करो और इसका तुम कैसे निकाल सकते हो आयतन, ठीक है। तो ये एक संरचनात्मक तरीका है, ये एक सक्रिय तरीका है, इसमें बच्चे जिज्ञासु होके निकालेंगे आयतन, ठीक है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों की दिव्य स्थान की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू पियाजे व्यू ऑफ चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस मतलब होता है कि बच्चा किसी आकार को कैसे समझता है, वो कितना दूर है, कितना आकार है, वो कैसा है, उसकी वॉल्यूम क्या है, तो बच्चे इसे कैसे समझते हैं और पियाजे के द्वारा इसमें क्या पियाजे इससे कैसे बताते हैं। तो ज्यामिति बोध की प्रकृति एक सुनिश्चित क्रम के अनुसार करती है। हाँ, ये सही है कि वो एक निश्चित क्रम के अनुसार आती है, ठीक है। ज्यामिति बोध की प्रगति ऐतिहासिक में होती है, ना कि तर्क। नहीं, ये गलत है, और ये गलत है इसलिए ये सही है क्योंकि यहाँ पे सही नहीं पूछा गया है, क्योंकि ये ऐतिहासिक क्रम में नहीं आती है, ये तर्क देना होता है। बच्चे तर्क देते हैं कि हाँ ये इसका स्पेस ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा है, और वो तर्क बढ़ते बढ़ते जब वो बच्चा 7 साल का हो जाता है तो वो वॉल्यूम भी जान पाता है कि इसमें ज़्यादा होगा, इसमें बराबर होगा, क्या होगा, ठीक है। बच्चों में दिव्य स्थान की प्रारंभिक समझ उसके ज्ञान प्रेरक अनुभव से उत्पन्न होती है। हाँ, बच्चे शुरू में जब वो 0 से 2 साल के होते हैं तो आँख, नाक, कान, जीभ, मुंह, त्वचा, सिर्फ 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, जो 5 सेंस होते हैं, उससे बच्चे स्पेस के बारे में जान पाते हैं, या कोई चीज़ कितना दूर है या कोई चीज़ कितना पास है, ठीक है। तो उससे वो प्रारंभिक समझ बनाते हैं, ठीक है। और ये क्या है, प्रक्षेपित दिव्य स्थान को समझाने के लिए विभिन्न दृश्य और स्पर्शी अनुभव के लिए तालमेल होना। हाँ, आपको एक अनुभव होना चाहिए और स्पर्श करना जाने, तभी आप स्पेस को समझ पाएंगे। तो ये जो हमारा 2 है वो गलत है, और वो गलत है इसलिए सही है। तो आज का हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है, और मेरा क्लास आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद।